हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए एक बार फिर से आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल वेब फिजिक्स पॉइंट पर स्वागत है। अगर आप हमको यूट्यूब चैनल यानी चैनल पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। और अगर आप कहीं हमारे फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो हमको फॉलो बैक करके सपोर्ट करने में अपने को सहमति दें। तो चलिए आज की इस पॉइंट्स की अगर बात करें, नोट्स की बात करें, तो हम एक नए टॉपिक लेकर के आए हैं और वह चैप्टर हमारा है क्या, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और यह हमारा विषय विज्ञान है, क्लास 9th है। याद रखिएगा, क्लास हमारा क्या है, क्लास 9th है। तो इसको हम लोग समझेंगे। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा उसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बतला देना चाह रहे हैं। आपको अलग से कहीं से और नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, नोट्स आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। ऑल टॉपिक जितने भी आपके एनसीईआरटी बुक में टॉपिक है ना, सभी टॉपिक को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। तो इसलिए आप लोग पूरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और अगर कहीं आपको वीडियो पसंद पड़ेगा ना तो वीडियो को एक बार लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर देना है। क्या कर देना है? दोस्तों तक शेयर भी कर देना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। और कंप्लीट चैप्टर हम लोग इसमें पढ़ेंगे, जो कार्य के बारे में जितना पढ़ना है, ऊर्जा के बारे में पढ़ना है, शक्ति के बारे में पढ़ना है। जिसको हम लोग इंग्लिश में अगर बात करें तो वर्क बोलते हैं, कार्य के एनर्जी एंड पावर, यानी वर्क, एनर्जी एंड पावर के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके कवर करेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेंगे, आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर और इसको स्टार्ट करते हैं। तो आपको हम बतला देना चाह रहे हैं कि कार्य एक हमारा जीवन शैली का एक ऐसा भाग बन चुका है ना कि इसके बिना तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। आपके मन में आएगा कि जी सर बिल्कुल। तो थोड़ा सा पहले हम लोग कार्य के बारे में समझते हैं, कार्य होता क्या है। तो चैप्टर का नाम ही हमारा है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। तो पहले हम लोग कार्य के बारे में देखेंगे और कार्य को समझने के बाद हम लोग एक एक करके सभी पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। अगर कार्य की बात करें तो कार्य होता क्या है? कार्य कि किसी पिंड वस्तु पर किया गया कार्य उस पर लगाए गए बल के परिमाण व बल की दिशा में किए गए व उसके द्वारा तय की गई दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। क्या क्या हम बोल दिए, आपको समझ में नहीं आया होगा। चलिए कोई बात नहीं, इसको हम लोग समझते हैं। यानी कहने का मतलब है, अगर इसको अपने शब्दों में एक्सप्लेन किया जाए तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या कि जब किसी वस्तु पर कार्य करते हैं तो मेनली हमको दो चीज़ में परिवर्तन दिखाई देता है। एक तो हमको बल लगाना पड़ता है और बल जब लगाएंगे तो अपने स्थान से विस्थापित होता है। क्या होता है? विस्थापित होता है। तो जब विस्थापित होगा तो वह कुछ न कुछ दूरी तय करेगा। क्या करेगा? दूरी तय करेगा, जिसके कारण वह कार्य कंप्लीट होगा। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो कार्य बराबर जो हमारा होता है ना, W बराबर क्या होता है? W बराबर, तो W बराबर फार्मूला होता है क्या? FS। यानी कि जब हम बल और विस्थापन दोनों को गुना करेंगे तो हमको कार्य मिल जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि बल तथा विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। क्या कहते हैं जी? कार्य कहते हैं। कैसे कहते हैं, चलिए उसको हम लोग समझते हैं। आपको यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा होगा और जब यहाँ पर चित्र दिखाई दे रहा है तो दो चीज़ों पर ध्यान देना है। ध्यान देना क्या है ना कि पहला नंबर फिगर में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि कोई एक पिंड है, इस पिंड पर F बल लग रहा है। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि ये पिंड जो पहले था यहाँ पर था, देखिए ध्यान से यहाँ पर, लेकिन जैसे ही इस पर इस डायरेक्शन से बल लगाया गया, इसका मतलब है कि बल हम लोग इस साइड से लगा रहे हैं, तो यह वस्तु यहाँ से उठ करके, ध्यान दीजिएगा, जो हम गोला कर रहे हैं ना, यहाँ से चल करके यहाँ पहुँच जा रहा है। कहाँ पहुँच जा रहा है? यहाँ चल जा रहा है। और यही वस्तु जो पहले था यहाँ था, देखिए ध्यान से, ठीक है ना। तो जब इस पर हम बल लगाएं, किस पर? इस गोले पर, तो बल लगने के कारण यह D दूरी तय करके यहाँ पर पहुँच गया। तो इन लोग दोनों के बीच का जो दूरी था क्या था? D था, याद रखिएगा। तो हमको दो चीज़ देखने का क्या क्या मिला? दो चीज़ हमको यही देखने को मिला कि जब किसी वस्तु पर हम कार्य करते हैं तो बल लगाने के परिणाम स्वरूप वह अपने स्थान परिवर्तन करके एक दूसरे स्थान पर चला जाता है, और जब दूसरे स्थान में जाता है तो वह कुछ न कुछ दूरी तय करता है, जिसको D से हम लोग बोलते हैं, या फिर इसी D को हम लोग A से ले करते हैं सूचित विस्थापन से। तो इसी के गुणनफल को हम लोग क्या करते हैं? कार्य कहते हैं। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, उसको हम लोग को समझना है।
अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर तो आपको दिखाई क्या दे रहा होगा कि लिखा हुआ है चित्रानुसार, क्या कर रहा है, चित्रानुसार एक पिंड है, क्या जी, एक पिंड है जिस पर F बल आरोपित किया गया है। कितना बल आरोपित किया गया है, इस पर F बल आरोपित किया गया है और इस बल के कारण पिंड d दूरी तय करता है। कितना दूरी तय करता है, ये जो दूरी है ना d दूरी तय करके यहाँ पर नया स्थान अपना ग्रहण कर लेता है। तो इस कंडीशन में जो कार्य बराबर फार्मूला होगा वह बल गुने क्या हो जाएगा, विस्थापन। क्या हो जाएगा, बल गुने विस्थापन। तो इस प्रकार से हम फार्मूला याद रखेंगे, बल गुने विस्थापन। तो कार्य हमारा कंप्लीट हो गया और बहुत ही आराम शब्दों में हम समझाने का प्रयास किए हैं। अगर आप ध्यान से समझिएगा ना तो बिल्कुल समझ में आएगा। अब सबसे बड़ी बात है कि अगर हम क्लास 9th में पहुंच चुके हैं तो कार्य समझ चुके हैं, कार्य का मात्रक की जरूरत पड़ता है, क्योंकि जब तक हम फिजिक्स में उसका यूनिट नहीं लगाएंगे ना तो वह हमारा कंप्लीट नहीं माना जाता है। तो चलिए अब हम लोग समझेंगे कार्य का मात्रक के बारे में। कार्य का मात्रक क्या होता है, यूनिट क्या होता है। तो चलिए ध्यान से देखिए, आपको कार्य के मात्रक में बात करें तो दिखाई दे रहा होगा कि कार्य का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर होता है। याद रखिएगा क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। लेकिन हम लोग अगर बात करें ना तो न्यूटन मीटर कार्य का एसआई मात्रक नहीं बोलते। हम लोग अपने बोलचाल की भाषा में इसको कुछ और नाम से जानते हैं और वह कौन सा नाम है उसके बारे में जानना पड़ेगा। हम लोग जो अपने बोलचाल की भाषा में इसे बोलते हैं उसको बोलते हैं कि नहीं, जूल। क्या हम लोग बोलते हैं कि कार्य का एसआई मात्रक है जूल। तो न्यूटन मीटर जो हमारा है ना ए और जूल दोनों अलग चीज़ नहीं है। एक न्यूटन मीटर जब हमारा होता है ना वो जूल के बराबर होता है, यानी बोल सकते हैं कि एक न्यूटन मीटर जो होता है ना वह हमारा एक जूल के बराबर होता है। और वहीं पर अगर हम सीजीएस पद्धति में इस जूल की बात करें तो इसका एसआई यूनिट अर्ग होता है। क्या होता है, अर्ग। और एक अर्ग बोल सकते हैं कि एक जूल जो होता है ना हमारा 10 के पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। और अगर आपसे बोलेगा कि एक अर्ग कितना बराबर होता है तो आप बोल दीजिएगा 10 के पावर -7 जूल के बराबर होता है। कैसे होता है इसको एक बार फिर से हम लोग समझते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, आपको समझना क्या है, हम बतला दे रहे हैं आपको कि जो हमारा कार्य का, याद रखिएगा कार्य का, अगर हम मात्रक की बात करें, किसका, मात्रक की, तो कार्य का मात्रक हमारा तो होता है क्या चीज़, न्यूटन मीटर। और उसको हम लोग बोलते हैं क्या, जूल भी बोलते हैं। और इसी जूल को सीजीएस पद्धति में हम लोग अर्ग के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, अर्ग के नाम से। और एक जूल बराबर होता है 10 के पावर 7 अर्ग। और अगर आपसे कोई पूछेगा कि एक अर्ग किसके बराबर होता है तो याद रखिएगा, बतला दीजिएगा 10 के पावर -7 जूल के बराबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब बल लग रहा है किसी पर, किया गया कार्य भी होगा। जब कोई कार्य होता है ना तो कार्य हमारा मेनली देखा जाए ना तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला धनात्मक कार्य, उसके बाद होगा ऋणात्मक कार्य और उसके बाद जो हमारा होगा शून्य कार्य, जो कि शून्य कार्य यहाँ पर दिया हुआ नहीं लेकिन हम लोग समझेंगे। तो पहले हम लोग समझेंगे धनात्मक कार्य होता क्या है। तो कार्य जब वस्तु के विस्थापन की दिशा में लगता है, यानी जब बल लग रहा है किधर की लगेगा तो वस्तु के विस्थापन की दिशा में लगता है तो किया गया कार्य धनात्मक होता है। जैसे हम मान लीजिए यहाँ पर एक पिंड था, गोला कोई ऑब्जेक्ट है देख रहे हैं, और यहाँ से हमारा एक कोई बच्चा आया कालू नाम के और इसको धक्का दिया। जब धक्का दिया तो इसको यहाँ से ठेल करके यहाँ पहुँचा दिया। कहाँ पहुँचा दिया, यहाँ पर, यानी यहाँ से इसको यहाँ तक पहुँचा दिया। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, कहाँ पर, यहाँ पर रखा हुआ था और यहाँ से इसको धक्का दे करके यहाँ पर पहुँचा दिया। तो बल जब ये लगा रहा है इस दिशा में तो ये ऑब्जेक्ट भी इसी दिशा में जा रहा है। और नहीं तो इसको भी ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट को इधर धक्का दे रहा है तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से चल करके यहाँ पर पहुँच जा रहा है। यानी कि यहाँ पर बल भी देखिए इसी डायरेक्शन में जा रहा है और विस्थापन भी इसी दिशा में हो रहा है। यानी बल जिस दिशा में लगेगा अगर उसी दिशा में विस्थापन होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे धनात्मक कार्य। ऋणात्मक कार्य जैसे इसका अपोजिट हो जाता है, विपरीत। ऋणात्मक कार्य में होता क्या है ना कि अगर मान लीजिए हम बल इधर लगाएंगे, देखिए ध्यान से, बल हम किधर लगा रहे हैं, इधर की ओर, तो हमारा वस्तु जा रहा है इधर की ओर। यानी कि बल के विपरीत होता है। क्या होता है जी, बल के विपरीत होता है। और जब बल के विपरीत कुछ विस्थापित होगा, गति करेगा, तो उसको ऋणात्मक कार्य बोलते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा कि जब बल वस्तु के विस्थापन की दिशा के विपरीत दिशा में लग रहा
हो तो दिशाओं के बीच 180 डिग्री का कोण बनता है। इस स्थिति में कार्य का परिणाम ऋणात्मक होगा, अतः किया गया कार्य भी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। मन में क्वेश्चन भी आएगा सर क्यों ऋणात्मक होगा, तो हम आपको बतला देना चाह रहे हैं कि कार्य बराबर हमारा फार्मूला क्या होता है, W बराबर FS। क्या होता है, W बराबर FS। और जब W बराबर FS है तो हम लोग को तो फार्मूला भी मालूम होगा S, और इसको अगर आप एंगल बेस पर तोड़ना चाहेंगे तो W इक्वल टू FS cos थीटा कर सकते हैं, और W बराबर FS का FS रहेगा और cos 180 डिग्री हो जाएगा। और cos 180 डिग्री के मान अगर हम बात करें, इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर देखिए, तो W इक्वल टू F माइनस में S, यानी कि W इक्वल टू हो जाएगा माइनस FS। क्या हो जाएगा, W इक्वल टू माइनस FS। नेक्स्ट, कार्य का समीकरण। कार्य का समीकरण क्या होगा, कुछ न कुछ तो इसका समीकरण होगा। तो कह रहा है कि माना चित्रानुसार किसी पिंड पर थीटा कोण पर आधारित है और वस्तु में इस बल के कारण डी विस्थापन उत्पन्न हो जाता है, तो बल द्वारा पिंड पर किया गया कार्य क्या हो जाएगा, जो भी बता रहा है, W बराबर FS cos थीटा। यही हमारा हो जाएगा इसका समीकरण, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, अभी दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पर आपको अगर कुछ डाउट होगा तो F हो जाएगा आरोपित बल, D हो जाएगा बल के कारण वस्तु में विस्थापन, थीटा हो जाएगा बल तथा विस्थापन के बीच बना हुआ कोण। अब केस 1 में क्या कर रहा है ना, कि अगर मान लीजिए थीटा बराबर 0 डिग्री होगा, अगर मान लीजिए थीटा बराबर जब 0 डिग्री होगा तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग को फार्मूला तो मालूम है, W बराबर FS cos थीटा, और cos थीटा की जगह पर जैसे ही हम रखेंगे 0 डिग्री तो cos 0 डिग्री हो जाएगा, और cos 0 डिग्री का मान 1 होता है तो W बराबर FS हो जाएगा। क्या हो जाएगा, W बराबर FS। यानी कि जब हम थीटा का मान कितना लेंगे 0 डिग्री, तो सॉल्व करने के बाद FS आएगा या FD आएगा, दोनों बात क्या है, बराबर। लेकिन अगर मान लीजिए 180 डिग्री आएंगे तो यह हमारा घट करके माइनस में आ जाएगा FD। क्या आ जाएगा, माइनस FD। कैसे आएगा, इसको भी थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर बोल रहा है कि जब 180 डिग्री होगा तब, तो W बराबर हम लोग पढ़े क्या है, FS cos थीटा, तो W बराबर हो जाएगा FS cos 180 डिग्री। कितना हो जाएगा, cos 180 डिग्री, तो W बराबर FS और cos 180 डिग्री का मान होता है -1, तो W बराबर हो जाएगा माइनस FS। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आप यहाँ FS लिखवा रहे हैं, यहाँ पर हमारा FD दिया हुआ है, तो ये भी D हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर भी D है, वो भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन ही है। क्या है, विस्थापन ही है, तो हम दोनों से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत उससे नहीं है। नेक्स्ट केस 3 में करा है कि अगर मान लीजिए W बराबर आपका एक दूसरे के लंबवत रहेगा, 90 डिग्री रहेगा, तब कुछ नहीं करेंगे, सेम चीज़ वही करेंगे हम लोग। W बराबर FS cos 90 डिग्री, और इस cos 90 डिग्री का मान कितना होता है हम लोग को मालूम है, कितना, 0 होता है, और 0 को नहीं जब FS करेंगे तो W का रिजल्ट कितना आ जाएगा, 0, जो कि आपको यहाँ पर दिखने को मिल रहा है। अब अगला टॉपिक हमारा है एनर्जी। एनर्जी होता क्या है, जब तक एनर्जी रहता है हम लोग पढ़ते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं, मतलब कि जितना आपके शरीर में एनर्जी रहेगा उतना आप कार्य कर सकते हैं। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। जितना कार्य हम कर सकते हैं, जितना देर तक कार्य कर सकते हैं, वही हमारा एनर्जी है। ऊर्जा एक अदिश राशि है, याद रखिएगा, और इसका ऐसा ही मात्रक जूल होता है। ऊर्जा एक क्या है, अदिश राशि है, और इसका ऐसा ही मात्रक क्या है, जूल है। और ऊर्जा के विभिन्न प्रकार हैं, उसमें से एक है स्थितिज ऊर्जा और दूसरा है गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा जो स्थिति के कारण ऊर्जा उत्पन्न करता है, और गतिज ऊर्जा जो गति के कारण उत्पन्न करता है। तो इन लोग दोनों को भी हम लोग एक एक करके समझेंगे। अगर हम स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि स्थितिज ऊर्जा क्या कर रहा है। स्थितिज ऊर्जा में कह रहा है कि किसी वस्तु में संचित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अगर मान लीजिए यह एक बोतल है, रखा हुआ है ज़मीन पर, तो इसका स्थिति अभी विराम है। क्या है, विराम है, और इस विराम स्थिति के कारण जो इसके अंदर एनर्जी है ना, वही हमारा क्या कहलाएगा, स्थितिज ऊर्जा। और जब हम गति में रहते हैं, गति के कारण हमारा जो ऊर्जा होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, गतिज ऊर्जा। गतिमान वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है, वस्तु की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे पानी का बहना, जब पानी बहता है तो बहने के कारण उस पानी के अंदर कण में गतिज ऊर्जा का निर्माण हो जाता है। हवा का बहना, हवा के बहने से उस हवा के कण में भी क्या गतिज ऊर्जा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, ऊर्जा के और भी प्रकार है। कौन कौन प्रकार है, विद्युत ऊर्जा, जो विद्युत से प्राप्त होता है। विद्युत से क्या प्राप्त होता है, जैसे हम बल्ब जला रहे हैं, पंखा चल रहा है, तो इसको कार्य करने में जो
क्षमता प्रदान कर रहा है ना, वो हमारा विद्युत ऊर्जा कहलाता है। तो विद्युत ऊर्जा में कार्य करने की अद्भुत क्षमता होती है, बिल्कुल होती है। पंखा चला रहा है, मोटर चला रहा है, कूलर चला रहा है, गैस चला रहा है, रोबोट चला रहा है, बहुत सी चला रहा है, और इसी विद्युत से उत्पन्न ऊर्जा को हम लोग विद्युत ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा जो हमको प्रकाश से प्राप्त होता है, तो ऊर्जा के किसी भी स्रोत से जब ऊर्जा का उपयोग प्रकाश प्राप्त करने के लिए किया जाता है तो उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप रूम में हैं, आपका लाइट जल रहा है, तो प्रकाश जो आ रहा है ना, वो प्रकाश ऊर्जा आपका है। लाइट जो है, बल्ब जल रहा है, ट्यूबलाइट जल रहा है, हाइड्रोजन जल रहा है, ये सभी प्रकाश ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश ऊर्जा। जिससे हमको प्रकाश मिले उसको हम क्या बोलेंगे? प्रकाश ऊर्जा कहेंगे। नेक्स्ट, नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा में नाभिकों का संलयन और विखंडन दोनों होता है। इस नाभिकीय ऊर्जा की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है? संघटन और विखंडन दोनों होता है। लेकिन आपको सिंपल सा इतना जानना है कि नाभिकीय अभिक्रियाओं से उत्पन्न ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिकीय अभिक्रिया से उत्पन्न ऊर्जा को क्या बोलते हैं? नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट, यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा जो हमारा होता है ना, गतिज ऊर्जा, क्या जो मैकेनिकल एनर्जी है, ये गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों का कॉम्बिनेशन है, योग है। तो वही लिखा गया कि किसी वस्तु के स्थिति ऊर्जा एवं गति ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यानी यांत्रिक ऊर्जा अगर आपको कोई भी बोलता है तो आपको समझ में आना चाहिए कि यांत्रिक ऊर्जा में गतिज ऊर्जा भी आएगा और स्थितिज ऊर्जा भी, जिसको हम लोग इंग्लिश में पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के नाम से जानते हैं। इसीलिए यहाँ आपका फार्मूला हो गया कि यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा को अगर देखें तो गति के कारण जो हमारा ऊर्जा उत्पन्न होता है, तो वही लिखा है किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे हम लोग गतिज ऊर्जा कहेंगे। और स्थितिज ऊर्जा के कारण मतलब जो स्थिति में बदलाव किए बिना अपना ऊर्जा का निर्माण करता है उसे क्या कहेंगे? स्थितिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा का गणितीय समीकरण। गतिज ऊर्जा का गणितीय समीकरण करने का मतलब है कि इसका कुछ न कुछ तो फार्मूला होगा। फार्मूला जो हम लोग पढ़ते हैं के ई इज इक्वल टू 1/2 mv², यही तो हमारा क्या है? गणितीय समीकरण है। और इसी गणितीय समीकरण को तो हम लोग को समझना है, तो चलो हम लोग समझते हैं। आप इसको अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक यहाँ पर कोई पिंड था m1, m द्रव्यमान का, उस समय इसका वेग u था, प्रारंभिक वेग, और जैसे इस पर बल लगा s दूरी विस्थापित होकर के यहाँ पर पहुँचा, तो द्रव्यमान तो m ही रहता है लेकिन इसका वेग u से बढ़ करके v हो जाता है। कितना हो जाता है? v। अब इसी चीज़ को हम लोग यहाँ लिखे हैं कि मान लीजिए कोई एक वस्तु जिसका द्रव्यमान m है और एक समान वेग u से चलना प्रारंभ करता है, और कुछ समय बाद इसका बढ़ करके u से स्पीड क्या हो जाता है? v हो जाता है। क्या हो जाता है? v। और कुल दूरी कितना तय करता है? s दूरी तय करता है। तो अब हम लोग जानते क्या हैं, अगर देखें तो यहाँ पर लिखा गया कि किया गया कार्य उसका वेग u से बदल कर v हो जाता है, तो वेग में बदलने की में त्वरण a, तो हम जानते हैं क्या, यानी बोल सकते हैं कि वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? त्वरण। और न्यूटन गति के तृतीय नियम से अगर हम देखें ध्यान से, तो v² इज इक्वल टू e² + 2as होता है। और वैल्यू पुट कर दो, v² की जगह पर 2as हो जाएगा, u² माइनस v² हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो s इक्वल टू u² माइनस v² माइनस u² बटे में 2a हो जाएगा। यहाँ से अगर हम कुछ और निकालने का प्रयास करें तो W बराबर Fs पढ़े हैं, इसको जैसे ही हम लोग इसके साथ इंक्लूड कराएंगे तो W और F दोनों हमारा एक साथ मिल करके आ जाएगा, और उसके पश्चात जो रिजल्ट आएगा वो हमारा W बराबर A में v² माइनस u² बटे 2a हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, उसी को जब आगे बढ़ाएंगे तो W इक्वल टू हो जाएगा 1/2 mv² माइनस u², और जब वेग में से वेग को घटाएंगे तो कोई एक वेग ही मिलेगा, तो इसीलिए वेग जैसे ही इसके जगह पर रख देंगे तो हमारा फार्मूला का निर्माण हो जाएगा 1/2 mv²। और ये W जो हमारा है ना, यही W हमारा काइनेटिक एनर्जी में बदल जाता है। E के काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv², जिसको हम लोग बोलते हैं गतिज ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा जो स्थिति के कारण, यानी विरामावस्था में कोई वस्तु है, अब विरामावस्था के कारण जो उसके अंदर स्थिति उत्पन्न है वही हमारा स्थितिज ऊर्जा होता है। स्थितिज ऊर्जा मेनली बताया जाए तो भार पर डिपेंड करता है, जिस वस्तु का जितना भार होगा उसका स्थितिज ऊर्जा उतना ही ज़्यादा होगा। जबकि गतिज ऊर्जा गति के कारण होता है, करें किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट, ये हो गया गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट अगर देखें तो अब उस गतिज ऊर्जा को यहाँ पर प्रूफ में भी करवाया गया है, तो कैसे करवाया गया चलिए देखते हैं हम लोग।
मान लिया गया है कि एक द्रव्यमान है m का और उसका वेग u से चलना प्रारंभ करता है। जैसे उस पर F बल लगता है तो वह s दूरी तय कर लेता है और हम लोग जानते हैं W बराबर क्या होता है, Fs होता है। अब इस सभी वैल्यू को इसमें अगर जैसे ही अगर पुट करने का प्रयास करें तो हमको a की जरूरत पड़ेगा, तो इससे बेटर हम लोग पहले a निकाल लें। तो अगर a बराबर देखें तो हम लोग फार्मूला क्या पढ़ें, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, और v स्क्वायर की जगह पर रख देंगे 2as, यू स्क्वायर का यू स्क्वायर ही रहेगा और ये हमारा क्या रहेगा वी स्क्वायर। एस को ब्रेक करेंगे तो बाकी मल्टीप्लाई में जाकर के हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटे में 2a। अब क्या है, हमें पता है एफ बराबर एम है। जब एफ बराबर एम है तो कुछ देखिए यहाँ पर एम ए का काम होने वाला है। जैसे ही वहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो डब्ल्यू बराबर एम ए हो जाएगा और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटे में 2a। अब इसको और क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा ना वो हमारा हो जाएगा डब्ल्यू इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर। क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और यहाँ पर हम प्रारंभिक वेग यू को 0 मानेंगे, यू को क्या मानेंगे 0, तो हमारा ये फार्मूला बन जाएगा 1/2 एम वी स्क्वायर। क्या मान लेगा 1/2 एम वी स्क्वायर, जो कि आपको रिजल्ट देखने को यहाँ पर आपको मिल रहा होगा 1/2 एम वी स्क्वायर। नेक्स्ट शक्ति, तो शक्ति कुछ नहीं है, कार्य बटे समय। जब हम कार्य में समय से भाग दे देंगे तो हमारा शक्ति मिल जाएगा। अगर हम किसी काम को 5 घंटा तक कर रहे हैं और वही अगला कोई व्यक्ति किसी काम को 2 ही घंटा कर पा रहा है, तो 5 घंटा जो कर रहे हैं ना उसके पास शक्ति ज़्यादा है, क्योंकि उसके पास टॉलरेंस ज़्यादा है, कार्य करने का क्षमता ज़्यादा है। तो यानी जितना समय तक हम कार्य करेंगे वही हमारा क्या कहलाएगा, शक्ति। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखने वाली क्या बात है कि डिफिनेशन क्या लिखा गया है। शक्ति बराबर लिखा गया है कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में किए गए कार्य को शक्ति कहते हैं। कितने एकांक समय में, मतलब कि 1 यूनिट टाइम में जो उसका कार्य किया जा रहा है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, शक्ति कहेंगे। और कार्य की दर या ऊर्जा का रूपांतरण की दर शक्ति कहलाता है, याद रखिएगा। कार्य का दर या ऊर्जा का रूपांतरण का दर हमारा क्या कहलाता है, शक्ति कहलाता है। और शक्ति को हम लोग पी से सूचित करते हैं, किसे सूचित करते हैं, पी से। और शक्ति भी एक हमारा अदिश राशि है और शक्ति बराबर फार्मूला होता है कार्य बटा में समय। शक्ति बराबर कार्य बटा समय। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसी को अगर हम शब्दों के रूप में लिखने का प्रयास करें तो लिख सकते हैं पी इक्वल टू W/T। पी हमारा हो गया क्या, पावर, ये हो गया क्या, कार्य, ये क्या हो जाएगा, शक्ति। ठीक है ना। इसका ऐसा ही मात्रक, इसका भी जो हमारा होता है ना वाट होता है, या क्या होता है, इसका ऐसा ही मात्रक वाट होता है। और एक शक्ति की इकाई 746 किलोवाट होता है। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट और 1 HP इक्वल टू होता है 746 वाट। नेक्स्ट, ऊर्जा का व्यवसायिक। ऊर्जा का व्यवसायिक का मतलब है कि जब हम लोग अलग अलग जगह पर जाएंगे तो हम लोग जूल में मेजरमेंट करते नहीं हैं, किलोवाट आवर में मेजरमेंट करते हैं, तो ये सभी हमारा ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक है। क्या कर रहा है इसके बारे में थोड़ा हम लोग समझते हैं। चूँकि जूल ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक बिल्कुल, अतः सुविधा के लिए घरों, फैक्ट्रियों तथा अन्य व्यवसायिक संस्थानों में उपयोग होने वाले ऊर्जा को सापेक्ष रूप से बड़े इकाई में मापा जाता है, जिसे ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक कहा जाता है। तो याद रखिएगा, ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक जो कहा जाता है वह किसको कहा जाता है, जूल को। किसको बोला जाता है जी, जूल को। याद रखिएगा, किसको, जूल को। और 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 1 किलो गुने 1 आवर, तो 1 किलो बराबर 1000 वाट और 1 आवर बराबर 3600 सेकंड। जब सबको गुना करेंगे तो 36 पर 5 जूल हो जाएगा और इसी को डेसिमल में बैठाएंगे तो 3.6 गुने 10 का पावर 6 जूल हो जाएगा। अब एक चीज़ और आ जाता है कि 1 यूनिट बराबर कितना है, तो 1 किलो वाट आवर होता है। कितना होता है, 1 किलो वाट आवर। तो चलिए आज का वीडियो हमारा लास्ट हुआ। अगर वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद पड़ा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टाटा।